वेलकम टू आई कॉप पॉडकास्ट सीरीज। मैं हूं आपका होस्ट सैयद यूसुफ रजा और आज का जो हमारा टॉपिक है पॉडकास्ट का वो है सिविल सर्विसेज एज अ करियर चॉइस। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं एक रिनाउंड एजुकेशनिस्ट डॉक्टर मोहम्मद आतिफ अली। डॉक्टर मोहम्मद आतिफ अली नेशनल ऑफिसर्स एकेडमी के साथ मुंसलिक हैं। आपको तकरीबन 2 डेकेड्स हो चुके हैं नेशनल ऑफिसर्स एकेडमी के साथ काम करते हुए, और इस अरसे में आपने जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं और हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उसमें तकरीबन आपने हंड्रेड्स ऑफ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको हेल्प किया है और उनके जो करियर में आपने मुस्बत किरदार अदा किया है। आज की पॉडकास्ट में हम बात करेंगे सिविल सर्विसेज के बारे में, इसकी तैयारी के बारे में और सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स की तैयारी के दौरान जो स्टूडेंट्स को चैलेंजेस पेश आते हैं उसके बारे में। तो आइए आप लोगों को मिलवाते हैं डॉक्टर मोहम्मद आतिफ अली से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सिविल सर्विसेज को एक बावकार करियर समझा जाता है, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सिविल सर्विस डेफिनेटली एक ऐसा कैरियर है कि जिसमें आपको सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो मिलती हैं, जिसमें अगर पाकिस्तान में आप रहना चाहते हैं और पाकिस्तान में अगर आप गवर्नमेंट को जॉब करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में सिविल सर्विस के अलावा कोई ऐसी जॉब नहीं है कि जिसमें आप सारी ये जो है ना, जिसमें जैसे घर है, गाड़ी है, फिर पावर है, अथॉरिटी है, आपके पास सब कुछ है, ऐसा आपके पास ये सर्विसेज है जिसमें आप सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं। तो ये एक वाहिद मैं कहता हूँ पाकिस्तान में सर्विसेज हैं जिसमें जो है वो आप बहुत कुछ जो है वो अपनी सोसाइटी को पे बैक कर सकते हैं। बिल्कुल। मुझे ये लगता है कि एक ऑनर तो है ही अपने तौर पे एक सिविल सर्वेंट होना, लेकिन उसके साथ आपको नहीं लगता कि ये एक बहुत ज़्यादा मुश्किल काम भी है सर्व करना, और आप जो है एक 9 to 5 वाला काम नहीं है, ये आप 24/7 के जो है एक सर्वेंट होते हैं और आपको कभी भी जो है बुलाया जा सकता है। और इवन ऑन लाइक जैसे आपके रिलीजियस इवेंट्स हैं, आपके ईद है और इस तरह के इवेंट्स पे आपको टाइम नहीं मिल रहा होता फॉर योर फैमिलीज, एंड यू हैव टू सर्व एंड यू हैव टू बी देयर फॉर योर कंट्री एंड फॉर योर पीपल। इसमें ये है कि सिविल सर्विसेज में अगर हम ग्रुप्स देखें तो डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और डिफरेंट उसकी जो है वो ऑप्शंस हैं। जैसे जो आपने बताया कि इसमें पुलिस और जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है उसमें तो ये इश्यूज़ हैं, लेकिन जो बाकी इसके साथ 10 ग्रुप्स हैं उनमें ऐसा कोई इशू नहीं है। जैसे IRS वाले हैं या कस्टम वाले हैं, वो सुबह 9 से 5 बजे, 5 बजे वो फ्री हो जाते हैं, उसके बाद वो अपनी डेली लाइफ की रूटीन कर सकते हैं। हाँ, पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान और जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है उसमें जो है ये प्रॉब्लम्स हैं। उसमें आपको 24/7 जो है वो इसमें बिज़ी रहना होता है, कोई भी किसी भी टाइम पे आपको कॉल आ सकती है तो आपको एक्टिव रहना होता है। लेकिन बाकी जो 10 ग्रुप्स हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स नहीं है। सही, मतलब आपके जो कुछ इदारे हम कह सकते हैं हाँ, ऐसे हैं जिसमें आपकी ड्यूटीज़ जो हैं वो निस्बतन चैलेंजिंग वो हैं चैलेंजिंग है। बाकी जो इदारे हैं उनसे। बिल्कुल। सर, क्या आप मुझे ये बताएंगे, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी ये यकीनन जानना होगा कि एक कामयाब सिविल सर्वेंट बनने के लिए कौन-कौन सी जो खसूसियात हैं वो दरकार हैं? इसमें अब मैंने जो देखा है कि अब मुझे अब 20 साल हो गए, 20 ईयर्स हो गए हैं सिविल सर्वेंट्स को बच्चों को पढ़ाते हुए, CSS की प्रिपरेशन कराते हुए। इसमें जो हमने देखा है कि बच्चों के अंदर जो एबिलिटीज़ हैं उसमें स्पेशली उसमें कमिटमेंट होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। वो बिल्कुल जो है वो जब एक चीज़ का इरादा कर ले तो उसके ऊपर उसको कायम रहना चाहिए, बार-बार चीज़ें चेंज नहीं करनी चाहिए। अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ा हुआ होना चाहिए, अच्छा बैकग्राउंड उसका होना चाहिए, और फिर उसमें क्रिटिकल थिंकिंग अपने सराउंडिंग में उसके आस-पास उसको नज़र रखनी चाहिए कि आस-पास क्या हो रहा है। तो फिर जो है वो आराम से इस चीज़ को कर सकता है। लैंग्वेज वगैरह उसकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, फिर अच्छे इंस्टीट्यूशन का फ़ायदा ये होता है कि उसकी पर्सनैलिटी बिल्ड होती है। बिल्कुल। डिग्री का रोल नहीं होता, लेकिन वो जो इंस्टीट्यूशन है उसका रोल ज़रूर होता है कि उसमें बच्चे की पर्सनैलिटी को बिल्ड करने में वो बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहा होता है। तो वो यहाँ पर CSS में भी पास करने में उसको मेन रोल प्ले करता है। तो जो बच्चे कमिटेड होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, जो हार्ड वर्किंग होते हैं, वो अगर ज़ीरो पे भी हों तो वो इन चीज़ों को आराम से जो है वो कर लेते हैं CSS। तो आपका कहने का मतलब ये है कि हमारे जो सिविल सर्विसेज है ये ना सिर्फ हमारे जो है एक करियर के तौर पे, बल्कि हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी करता है। बिल्कुल, डेफ़िनिटली।
तो हमारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी पर्सनालिटीज़ वैसे इसमें कोई शक नहीं कि बेहतर होती हैं, तो इसका मतलब ये है कि उसमें हमारा सिविल सर्विसेज जो है उसकी जो ट्रेनिंग्स हैं और उसकी जो एजुकेशन है उसका रोल हमें नज़र आता है उनकी पर्सनालिटीज़ में। और हमारे इदारे यकीनन जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छे जो हमारे इदारे हैं, वहाँ से जो स्टूडेंट्स आते हैं वो अच्छी पर्सनालिटीज़ के साथ आते हैं और काफ़ी जो है वो अप टू डेट होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनको फिर आसानी होती हाँ है अपने। डेफिनेटली जो हमने देखा है कि ये जो यूनिवर्सिटी में जो डिग्री है ना उसका सीएसएस में इतना रोल नहीं है सिवाय एक सब्जेक्ट के। बिल्कुल। लेकिन ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी जो है वो बच्चे में जो एक उसकी माइंड की ओपनिंग होती है, जो एक उसमें क्रिएटिविटी क्रिएट होती है बच्चे में, जो एक थिंकिंग करना शुरू करता है बच्चा, वो बड़ा मेजर रोल प्ले करता है उसको सीएसएस में पास करवाने में। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल भी सोशल नहीं होते, लेकिन वो जैसे यूनिवर्सिटी में इंटर होते हैं उसमें सोशल करैक्टरिस्टिक्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। वही सोशल करैक्टरिस्टिक्स जो है वो आगे उसको डिफरेंट चीज़ में हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो कोर्सेज हैं और हमारी जो लर्निंग है और हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ साथ आपका जो ओवरऑल इन्वायरमेंट है वो भी इस पे इम्पैक्ट करता है। वो बिल्कुल मेजर इम्पैक्ट करता है। अगर हम इसका स्टैट्स देखें तो जो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं जो बच्चों को ओपन छोड़ती हैं, थोड़ा सा वो उनको कुछ ना कुछ करने देती हैं, हर तरह रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, उनके बच्चे ज़्यादा पास हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि बुकिश नॉलेज के साथ साथ हमारा जो बाकी ओवरऑल इन्वायरमेंट है वो बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। बिल्कुल उसका बिल्कुल असर है हमारी। बिल्कुल डेफिनेट। सीएसएस के जो हमारे तलबा हैं जो सीएसएस करना चाहते हैं या सीएसएस जो कर रहे होते हैं, तो उनको ये लगता है कि कुछ मखसूस जो हमारे मज़ामीन हैं, मखसूस जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो सीएसएस कर सकते हैं। तो क्या हमारे जो लैंग्वेजेस हैं, हमारे जो सोशल साइंसेस हैं और हमारे जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं, तो वो स्टूडेंट्स जो हैं वो कैसे नुमायाँ किरदार अदा कर सकते हैं, कैसे अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं हमारे सिविल सर्विसेज में आने के लिए? अच्छा, इसमें जो है वो वाक़ई जो आपने बात की कि इसमें मिथ्स हैं डिफरेंट के। कुछ लोग ये समझते हैं कि शायद जो है वो ये पर्टिकुलर डिग्री करेंगे तो वो सीएसएस हो जाता है। जैसे कुछ बच्चों को ज़हन में है कि इंग्लिश में डिग्री करेंगे तो फिर सीएसएस होता है, या आईआर में डिग्री करेंगे तो फिर सीएसएस होता है। लेकिन अगर हम सीएसएस की स्टैटिस्टिक्स को देखें, जो रिजल्ट्स आते हैं, जो एफपीएससी वाले एनुअल रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये एग्ज़ाम जो है ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम है। जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन की है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में की है, चाहे वो उसने आईआर में किया है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो डॉक्टर है, वो सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो फाइनल हमारे पास डाटा आता है उसमें ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने एमए इंग्लिश किया तो आप ज़्यादा पास हो रहे हैं बच्चे। हालाँकि आप अगर जो देखा जाए, जो लास्ट ईयर 2022 का रिज़ल्ट है या 2024 के रिज़ल्ट में, उसमें सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स पास हुए। ठीक है, अब इंजीनियर जो है एक वो प्रोफेशनल डिग्री है, या डॉक्टर्स पास हो रहे हैं उसमें, वो सारी प्रोफेशनल डिग्रीज है। तो ये एक मिथ्स एंड डिफरेंट जो है जो बच्चों के जहन में है कि एक पर्टिकुलर डिग्री करेंगे तो सीएसएस होगा, ऐसा कुछ नहीं। ये ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है। जिस बच्चे ने भी ग्रेजुएशन की है वो सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं और सबके पास इक्वल चांसेस हैं कि वो इसको पास कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो अब ये मिथ आप इसको मतलब आपने मुझे बता दिया कि जो एक इंग्लिश का, एक अंग्रेज़ी का जो एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि इंग्लिश के ग्रेजुएट्स जो हैं वो सिविल सर्विसेज में बाआसानी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं या इस तरह का, तो इट्स ओनली अ मिथ। ये सिर्फ मिथ्स हैं। अब इंजीनियर्स हैं, उसकी इंग्लिश, उसने एफएससी के बाद इंग्लिश ही नहीं पढ़ी, बिल्कुल, लेकिन वो सीएसएस में सबसे ज़्यादा पिछले 3-4 साल के रिजल्ट्स में सबसे ज़्यादा वो लोग बच्चे पास हो रहे हैं। तो वो इंग्लिश की एक मिथ है बनी हुई कि वो इंग्लिश आपकी अच्छी होगी तो पास होगे। इंग्लिश जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन की है उसकी इतनी इंग्लिश है कि वो आराम से इस एग्ज़ाम को पास कर सकता है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो एमए इंग्लिश वाला है, चाहे वो आईआर वाला है, तो वो इजीली उसको पास। ये ग्रेजुएशन लेवल की इंग्लिश है। तो मतलब वही आप कहना चाह रहे हैं कि एक बेसिक इंग्लिश जो है अगर वो आपको आती है तो आप ये एग्जाम जो इजीली है वो क्लियर कर सकते हैं। तो एक जो स्टैंडर्ड हमने बनाया हुआ है पाकिस्तान में इंग्लिश लैंग्वेज को, तो वो स्टैंडर्ड जो है इसको आप स्टैंडर्ड ना बनाएं, मिथ ना बनाएं, ताकि मतलब बाकी जितने भी डिसिप्लिन्स हैं लाइक सोशल साइंसेज एंड अदर लैंग्वेजेस एज वेल, क्योंकि अब हमारी लोकल लैंग्वेजेस जो हैं उसमें भी ग्रेजुएशन लोग करते हैं, पीएचडीज करते हैं इवन, तो वो भी सिविल सर्वेंट्स बन सकते हैं और ये ग्रेजुएशन जो एग्जाम है वो ये पास करके बिल्कुल कर सकते हैं। और हर साल के रिजल्ट्स में मैं आपको बल्कि एक चीज़, इंटरेस्टिंग स्टोरी बता देता हूँ। हमारे पास 2013 में एक स्टूडेंट आया, वो बेसिकली एमबीबीएस कर रहा था।
एमबीबीएस कर रहा था, तो वो जो है वो खुद एमबीबीएस करना चाह रहा था, लेकिन उसके जो फादर हैं वो नहीं चाह रहे थे कि ये एमबीबीएस करे। वो ड्यूरिंग डिग्री उसको उठा के ना वो ले आया हमारे पास कि इसको जो है ना इसको सीएसएस में कर। तो उसने ठीक है। खैर सिंपल बीए के पेपर दिए और हम्म। उसके पास ग्रेजुएशन आ गई, तो उसका ग्रेजुएशन में 51% स्कोर था जस्ट। ओके। उसने सीएसएस की अपनी पहली अटेम्प्ट ली और उसके ओवरऑल नाइस। पाकिस्तान में 14th पोजीशन है, 14वीं पोजीशन पे वो लड़का पहली अटेम्प्ट में चला गया। ये ठीक तो है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग हाँ। स्टोरी है, और ये मुझे लगता है कि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स जिनको ये लगता है कि वो एक डिग्री प्रोग्राम में अगर हाँ। अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे तो वो कहीं और पे भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। ये तो फिर एक वही बात होगी कि कुछ चीज़ें बाय चांस होती हैं, तो इस स्टोरी में हम बाय चांस बोलेंगे। बचा। लेकिन देखें वो हाँ। सिंपल बीए की बेस पे वो लड़का पहली अटेम्प्ट में एग्जैक्टली। 14th पोजीशन पे आ गया और बिल्कुल, वो और पास में लेके 51% कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो स्कोर वो भी नहीं नहीं, है। वो भी नहीं। मेरे ख्याल से इसकी एलिजिबिलिटी वही होगी जो यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया होता है, हाँ। 45%। 40 वैसे 45% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सीएसएस के लिए कि बिल्कुल, लेकिन ग्रेजुएशन में हो। फिर भी उसने कितना अच्छा हाँ। परफॉर्म किया। दैट मीन्स कि इसमें आपका स्किल सेट जो है वो भी करता है मैटर। वो भी मैटर करता है। फिर अक्सर इसके बारे में सीएसएस के बारे में ये भी मिथ्स हैं कि कुछ बच्चे अब बाहर से आते हैं, बाहर से एजुकेशन होती है उनकी, कोई इंग्लैंड से पढ़ के आ रहा है, कोई अमेरिका से पढ़ के आ रहा है, और एक जो है हमारे टाट वाले स्कूल का बच्चा है वो भी बिल्कुल। पढ़ रहा है। तो हमने अक्सर ये देखा है कि जो इंग्लैंड अमेरिका से पढ़ के आ रहे होते हैं वो बच्चे ज़्यादा फेल हो रहे थे, ऐसा और ही उसका है। रीज़न ये होता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। हम्म। ठीक है, वो उनकी स्पोकन भी अच्छी होती है, उनकी राइटिंग भी अच्छी होती है, लेकिन फिर भी वो फेल हो रहे होते हैं। लेकिन जाके जो बच्चा जो हमारे पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी या किसी स्कूल से पढ़ा हुआ है, वो कमिटेड होता है, वो मेहनती होता है, और वो एक डायरेक्शन में चीज़ों का एफर्ट करता है और वो उसको पास कर जाता है। अभी पिछले कुछ अरसे में जो सक्सेस स्टोरीज हमारे भी सामने आ रही हैं इवन ऑन सोशल मीडिया, तो मैं बिल्कुल ये देख रहा हूँ काफ़ी जो है देहाती इलाकों से आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो कि बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से और बहुत जो है गवर्नमेंट स्कूल्स जो कि टाटों वाले स्कूल का आपने जिक्र किया, उनसे वो पढ़ के आ रहे हैं और वो अभी सर्व कर रहे हैं एज अ सिविल सर्वेंट, और वो यकीनन अच्छा सर्व कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस तरह के लोग शायद ज़्यादा अच्छा सर्व करते हैं और वो अपनी ड्यूटीज़ को लेके ज़्यादा सीरियस भी होते हैं। डेफिनेटली उन्होंने हार्ड वर्क जो है ना वो किया होता है, और दूसरा उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सी डिफ़िकल्टीज फेस की होती हैं, और ये जो बच्चे लाइफ में स्ट्रगल करके आए होते हैं वो उनकी कुछ फैकल्टीज डेवलप हो चुकी होती हैं जो उनको आगे अनफेवरेबल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं। तो वो सीएसएस के ड्यूरिंग जॉब भी जो है ना, ये उनकी जो एफर्ट होती है या जो वो डिफिकल्टीज पीछे फेस की होती है वो उनको ड्यूरिंग जॉब भी बड़ी हेल्प आउट कर रही होती है। बिल्कुल, वो हार्श वेदर्स हाँ। और वो सारा जो वर्क एनवायरनमेंट है हेक्टिक उनको नहीं, बिकॉज वो चैलेंजेस वो ऑलरेडी देख चुके वो हैं। देख चुके तो वो फिर जॉब मार्केट में आने के बाद उनको वो चैलेंजेस शायद वो उतने ना लगते हों, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है अपना एफर्ट करके और काफ़ी उन लोगों ने चैलेंजिंग एनवायरनमेंट देखा होता है, यकीनन वो फिर बहुत अच्छे तरीके से सर्व करते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो बिल्कुल कोई चैलेंजेस फेस ही नहीं कर रहे, ठीक है ना, वो अमेरिका से पढ़े हुए हैं, बाहर से पैम्पर्ड बच्चे हैं और वो सारा कुछ हर चीज़ उनको बनी बनाई मिल जाती है। तो वो उनके लिए फिर जैसे ही वो इस सिविल सर्विस में इंटर होते हैं या वो सिलेक्शन जैसे ही उनकी होती है तो वो आगे जैसे डिफ़िकल्टीज देखते हैं वो फिर वो छोड़ भी जाते हैं उनमें से ऐसे, क्योंकि वो देखते हैं कि यहाँ पर उनको वो इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा जिसमें वो काम कर सकें। पाकिस्तान है, पाकिस्तान हर एक कंट्री का अपना इन्वायरमेंट है ना, तो इसलिए वो फिर एडजस्ट नहीं हो पा रहे होते यहाँ पर, तो ये भी उनके लिए इशू होता है। जी सर, क्या आप हमें ये बताएंगे कि हमारे जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी अपनी डिग्री कर रहे हैं, तो क्या वो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम की तैयारी किस तरीके से करें, कैसे कर सकते हैं, कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते, या ग्रेजुएशन के बाद वो तैयारी करें या ड्यूरिंग डिग्री वो तैयारी शुरू कर सकते हैं? इसमें मेरे ख्याल में जो यूनिवर्सिटीज़ को थोड़ा सा इसमें रोल प्ले करना चाहिए, वो ड्यूरिंग जो है जैसे ही वो बच्चे यहाँ पर इनरोल होते हैं तो उनको कैरियर काउंसलिंग जो है उनकी सेशंस लाजमी करवानी चाहिए, क्योंकि बच्चों को पता है डिग्री तो वो ले रहे हैं लेकिन आगे उनको पता नहीं है कि बाहर मार्केट में क्या हालात है। तो मार्केट के जो है जो हालात हैं, जो सिचुएशन है, वो उनके सामने बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि क्या जैसे ही वो डिग्री करेंगे तो क्या उनके साथ मार्केट में, क्योंकि बच्चे जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं तो उनके बहुत ख्वाब होते हैं, उनके वो बहुत यूँ समझे कि फेरी टेल में वाली लाइफ में रह रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही डिग्री करके मार्केट में एंटर होते हैं तो उनको रियलिटी सामने फेस करना शुरू कर देते हैं। तो जो बच्चे सिविल सर्विस जो एस्पिरेंट्स हैं, मेरे ख्याल में उनको ये करना चाहिए कि
ड्यूरिंग डिग्री ही जो है ना इसकी तरफ जो है ना माइंड सेट अपना बना लेना चाहिए कि जैसे जैसे वो साथ साथ डिग्री करें और स्लो एंड स्टडी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता CSS की चीज़ों को भी पढ़ना शुरू करें। स्पेशली जैसे जो बच्चे हैं उनको लिटरेचर पढ़ना चाहिए। आप सपोज़ को मीडिया वाले बच्चे हैं तो उनको दूसरी जर्नल चीज़ें भी पढ़नी चाहिए लिटरेचर के साथ साथ। अपना मीडिया स्टडी के साथ साथ जर्नल लिटरेचर पढ़ना चाहिए, फिलासफर्स को पढ़ना चाहिए, अपनी लैंग्वेज को बेहतर करना चाहिए। और फिर एग्जामिनर जो होते हैं वो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के ही टीचर्स होते हैं। तो हमारा टीचर और जो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट उसके दरमियान जो गैप होता है ना वो स्टूडेंट्स को कम करना चाहिए, क्योंकि यही यूनिवर्सिटी के टीचर जो हैं इन्होंने CSS के पेपर्स भी चेक करने हैं। तो वो बच्चे ज़्यादातर यहाँ पर अपना यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो शुगल मेले में अपना टाइम लगा देते हैं। और वो हालांकि उनको ये यूनिवर्सिटी जितनी अच्छी फैसिलिटीज़ उनको दे सकती है उतनी शायद पूरे पाकिस्तान में कोई और अदारा नहीं दे सकता। यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी है, वो उस लाइब्रेरी को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर प्रोफेसर्स होते हैं, वो सीनियर प्रोफेसर्स होते हैं, हर सब्जेक्ट के प्रोफेसर्स मिल जाते हैं, उनको उन प्रोफेसर से गाइडलाइन लेनी चाहिए, ठीक है ना। तो ड्यूरिंग 4 साल की डिग्री जो है वो जैसे ही आज स्लो एंड स्टडी चलना चाहिए। मीन के एक सेमेस्टर में एक आधी चीज़ पढ़नी चाहिए, दूसरे सेमेस्टर में जो है वो साथ कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। तो ऐसा ऐसा करके जैसे ही 4 साल में उनकी डिग्री पूरी होगी तो एट द एंड जैसे ही वो डिग्री करके निकलेंगे तो उनकी CSS की तैयारी हो चुकी होगी और वो जाके अपना इजीली पेपर दे सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी का जो टाइम है सर, इसको बच्चों को बेस्ट यूटिलाइजेशन करनी चाहिए अगर उनका प्लान CSS की तरफ, क्योंकि यूनिवर्सिटी के जो रिसोर्सेज हैं अगर वो अपनी CSS की प्रिपरेशन में उनको यूज़ करते हैं तो ये बहुत हेल्पफुल होती है उनके लिए। जी सर, आपकी बात को मैं भी बिल्कुल इस चीज़ को ऑन करूँगा और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो गैप है वो उस सतह पे नहीं होना चाहिए कि स्टूडेंट्स की लर्निंग ही उससे हार्म होने लग हाँ, जाए। बिल्कुल ऐसा। तो वो टीचर जो हैं उनको स्टूडेंट्स को समझना चाहिए, वो हमारे पास कितने ही स्टूडेंट्स क्यों नहीं होते बिल्कुल क्लास में, ऐसा। लेकिन हमें हर इंडिविजुअल को देखना होता है कि किस बच्चे का मेंटल लेवल क्या क्या है है? और कौन सा बच्चा किस सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और बिल्कुल ऐसा। यकीनन स्टूडेंट्स आते हैं हमारे पास मशवरे के लिए और हम उनको अच्छा मशवरा देते भी हैं। और अभी सर मेरा एक इसमें एडिशन है ये कि जो हमारे स्टूडेंट्स मुताले से दूर हो रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जो बच्चे अब पढ़ते नहीं हैं, बुक्स नहीं पढ़ते, या अब ई बुक्स आ गई हैं तो वो ई बुक्स भी नहीं पढ़ते और वो इन सब चीज़ों से दूर हो रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहते सर हैं? ये एक बहुत बड़ा जो है हमारा डायलेमा है, समझ लें कि जो अब हमारी ये जो जनरेशन Z है वो फेस कर रही है स्पेशली। क्योंकि वो हर चीज़ उसको वो चैट GPT से वो करते हैं, वो डाउनलोड करते हैं और उसको लिखते हैं और उसी से तैयारी कर बिल्कुल रहे ऐसा ही होते है। हैं। CSS जो है ना ये चैट GPT से नहीं होगा, पहली बात ये है, बिल्कुल। क्योंकि अगर चैट GPT आप यूज़ कर रहे हैं तो बाकी जो 10,000 बच्चा CSS में बैठ रहा है वो सारे यूज़ कर रहे होंगे, तो आप अपने आप को डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल क्योंकि ऐसा हर ही एक ने वो सेम मटेरियल लिखा होगा। तो ये CSS की प्रिपरेशन जो है ये एक ट्रेडिशनल स्टडी है, बुक रीडिंग वाला मेथड जो है, जो बिल्कुल। पुराना स्टडी का मेथड है, बुक रीडिंग है, राइटिंग है, उस पे जाएंगे तो फिर ये चीज़ होगी। ये जो सोशल मीडिया है इससे जितना दूर रहे CSS का स्टूडेंट उतना उसके लिए अच्छा है, क्योंकि ये बच्चे की क्रिएटिविटी जो है ना वो, अब अगर सपोज कि आपके पास चैट GPT ना हो तो आप खुद सोचेंगे, कोई भी टॉपिक पकड़ेंगे उसके ऊपर कुछ लिखने की सोचेंगे। अब बच्चे के लिए आसानी है कि वो सीधा चैट GPT उसको कमांड देता है और वो सारा मटेरियल लेके आ जाता बिल्कुल है। ऐसा ही लेकिन है। उसका नुकसान ये हो रहा है कि बच्चा खुद जो है क्रिएटिव नहीं हो रहा, वो जो बनी बनाई चीज़ें हैं उन्हीं को वो क्रैम करने की कोशिश करता है और फिर वो दूसरों से अपने आप को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा होता, तो जिसकी वजह से फिर उसके फेलियर के चांसेस ज़्यादा बढ़ बढ़ जाते हैं। जाते हैं। तो CSS में जो है वो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ स्टडी जो है वो बुक रीडिंग और राइटिंग, ये जो नॉर्मल एक मेथड चल रहा था उसी को फॉलो करना होता है। जिससे वोकैबुलरी भी हाँ, आपकी बढ़ वोकैबुलरी भी रही है। बेहतर होती है, वोकैबुलरी भी है और सारी। अब चैट GPT से वो मटेरियल तो निकल आएगा लेकिन ना ही उनकी वोकैबुलरी बिल्डअप होगी, ना ही बिल्कुल। उनकी अपनी कोई क्रिटिकल थिंकिंग बिल्डअप होगी, वो तो उसकी है ना सारी चीज़ें जो उसको वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो बच्चे की क्रिएटिविटी ख़त्म कर देती है हाँ सारी जी, चीज़। ऐसा ही है कि आपकी क्रिएटिविटी खत्म हाँ। हो रही है। स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि हमने जो है CSS का जो एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन के लिए, सिविल सर्विसेज के जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी जो तैयारी करनी है उसके लिए हमें कितने घंटे पढ़ना है? मतलब क्या वो 24/7 पढ़ने में ही लगे रहेंगे, खाना पीना सोना और पढ़ना, या इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी वो साथ कर सकते हैं इस प्रिपरेशन में?
अच्छा, ये बहुत बड़ा जो है इसके मार्केट में इसके बारे में मिथ्स क्रिएट हुई हैं कि जैसे 24 में से आपने 18 घंटे पढ़ना है फिर पास होंगे सीएसएस। हम्म, ये बिल्कुल गलत चीज़ें हैं जो मार्केट में बच्चों के ज़हन में पड़ी हुई हैं, और ये चीज़ें डिस्करेज कर देती हैं बच्चों हाँ, ये को। तो एक किस्म का हाँ, चैलेंज किसी के सामने आ जाए कि मतलब आपके पास 18 घंटे पढ़ना है और बाकी के जो 4 घंटे हैं वो उसमें आपने नींद है और खाना और पीना है। वो तो इसलिए ये बड़ी गलत मिथ्स हैं जो बच्चों के ज़हन में हुई है। हमने जो देखा है जो बच्चे ये जो देखें, ये बजाय इसके कि आप दूसरों की बातें सुने कि 16 घंटे या 18 घंटे पढ़ना, आप एक दिन 16 घंटे बैठें, हुँ, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि उसमें आपकी इनपुट कितनी होगी। इनपुट सिर्फ पहले घंटे डेढ़ की होगी, बाकी बिल्कुल। 14-15 घंटे आपने सिर्फ टाइम ज़ाया किया होगा। ठीक है ना? तो वो ऐसी ये बिल्कुल टोटली इसके साथ गलत चीज़ें अटैच हैं कि 16 घंटे पढ़ना है या 18 घंटे पढ़ना है। इसमें जो आइडियल चीज़ होती है पढ़ाई के लिए वो ये है कि थोड़ा पढ़ें, लेकिन क्वालिटी का पढ़ें क्वालिटी का। और गैप्स के साथ पढ़ें। अगर आप डेली 5 से 6 घंटे पढ़ लें तो वो मोर दैन इनफ है सीएस, और कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप पढ़ते हैं, और वो भी 5-6 घंटे एक ही सिटिंग में कभी मत बैठे स्टूडेंट। वो घंटा डेढ़ बैठे, फिर बीच में ब्रेक करे, फिर घंटा डेढ़ बैठे, फिर ब्रेक करे, इस तरह का करके करे। अगर वो इकट्ठे 4-5 घंटे बैठता है तो उसका काम का सिर्फ 1 घंटा होगा जो शुरू में उसको कोई इनपुट हुई है, बिल्कुल। बाकी 4 घंटे उसके ज़ाया हुए होंगे। तो पहली तो ये चीज़ है कि कोई 18 घंटे इसमें नहीं पढ़ना, 16 घंटे नहीं पढ़ना, ये बिल्कुल गलत चीज़ें हैं। और अगर किसी को इसमें डाउट है तो वो एक दिन खुद एक्सपेरिमेंट करें, 16 घंटे बैठे, और उसको खुद आइडिया हो जाएगा कि 16 घंटे में उसने इनपुट क्या ली। ठीक है? तो थोड़ा पढ़ना है लेकिन क्वालिटी का अच्छा पढ़ना है, और गैप्स के साथ पढ़ना है, और राइटिंग की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होती है। अक्सर स्टूडेंट ये भी एक बहुत जो है स्टूडेंट मिस्टेक करता है कि स्टूडेंट ये समझता है कि शायद उसने पढ़ेगा तो सीएसएस होगा। नहीं, ये हाफ है। लिखेगा तो सीएसएस होगा। ठीक है ना? क्योंकि पेपर वहाँ पर उसने लिखने हैं, और स्टूडेंट जो है वो सिर्फ अपनी मैक्सिमम टाइम अपने स्टडी को दे रहा होता है, राइटिंग की प्रैक्टिस वो करता नहीं है। अब बच्चों के पास नॉलेज बहुत ज़्यादा आ जाता है लेकिन उनको पेपर पे प्रेजेंट करना नहीं आता, लिखना नहीं आता। तो एट द एंड जो है उस नॉलेज का क्या फ़ायदा कि आप प्रेजेंट ही नहीं कर पाते, आप लिख ही नहीं पा रहे, तो वो नॉलेज आपके लिए ज़ीरो हो जाता है। तो इसलिए जो बच्चे पढ़ाई के साथ साथ राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं उनके मैक्सिमम चांसेस होते हैं जो है इसको एग्जाम को पास करने। और ह्यूमन साइकोलॉजी भी है कि आपका जो ह्यूमन माइंड की कैपेसिटी है वो हार्डली 1.5 घंटा है, 90 मिनट्स। हाँ, उसके बाद जो है आप ना चीज़ों को बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं नहीं कर एब्जॉर्ब कर पाते। सकते, हाँ। सीख सकते। तो ये 16-16 घंटे, 18-18 घंटे बिल्कुल भी नहीं है। और ये फिर एक मिथ है। मिथ है। और दूसरा फिर एक और बच्चों के साथ भी इश्यू है। हुँ, प्रॉब्लम ये है कि बच्चे खुद क्या करते हैं कि बच्चे जो है पढ़ते कम है, शो ज़्यादा करते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुकी है अब सीएसएस में हम लोगों में। अब लड़के हैं जब वो सीएसएस की तैयारी करते हैं वो 2-2 महीने शेव नहीं करेंगे कि जैसे वो पढ़ाई में डूबे पड़े हैं। लड़कियां जो है उनके साथ भी सेम इशू है, वो भी पूरा महीना बालों में कंघी नहीं करेंगी कि जैसे जो है वो बहुत पढ़ाई कर रही हैं। जब रिजल्ट आता है 12 में से 11 फेल हुए पड़े होते हैं। ठीक है ना? तो वो जो है ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। वो जैसे वो कहते हैं ना कि उर्दू में जब चाँद चढ़ता है सबको नज़र आ जाता है। तो पहले मत बताएं दूसरों को कि आप सीएसएस करने लगे हैं, दोस्तों यारों को। एक और इशू भी है इसमें कि हमारे फ्रेंड्स जो है हमें डिस्करेज करते हैं सीएसएस। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया हुआ है हमारे साथ। हमारे फैमिली वाले जो है वो हमें डिस्करेज करेंगे कि आप ना करें सीएसएस, इसके लिए पता नहीं क्या कितना पढ़ना है आपको। आपके जो आसपास दोस्त हैं वो आपको डिस्करेज करेंगे। तो अगर सीएसएस करना है पहले तो आप इन नेगेटिव लोगों से अपनी जान छुड़ाएं जो आपके सराउंडिंग में नेगेटिविटी फैला रहे होते हैं। उन लोगों में उठना बैठना शुरू करें जो कुछ पॉजिटिविटी दें आपको। ठीक है ना? तो फिर आप लोगों में से अक्सर जो बच्चों ने कभी टीचिंग की हो तो उनको अच्छी तरह पता होगा कि एक नालायक स्टूडेंट को अगर आप इनकरेज करना शुरू कर दें तो उसमें इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाता है। और अगर एक लायक स्टूडेंट को आप डिस्करेज करना शुरू कर दें तो वो उसकी जो है वो चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती है। तो आपने सीएसएस करने के लिए ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि आपके सराउंडिंग में जो लोग हों वो पॉजिटिव माइंडसेट के हों और वो हर वक्त आपको इनकरेज करने वाले हों, ना कि जो है वो आपको हर स्टेप के ऊपर वो डिस्करेज करने वाले हों। पॉजिटिव हमारा हाँ, जो एनवायरनमेंट है वो एक अच्छा रोल प्ले वो करता है बहुत हमारी अच्छा प्रिपरेशन के लिए। बिल्कुल ऐसे। सर, एक सिविल सर्वेंट जो है उसकी जो कामयाबी है उसमें अच्छी कम्युनिकेशन और क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसका कितना किरदार है? सर आजकल जो पेपर्स हैं या जो सीएसएस की सारी अब चीज़ें आ रही हैं उसमें ये बड़ा मेजर रोल है इन दोनों चीज़ों का जो आपने जिक्र किया। कम्युनिकेशन स्किल का रिटन में भी रोल है और सबसे मेन रोल इसका इंटरव्यू में आ जाता है। अब एक बच्चा है उसकी कम्युनिकेशन स्किल ही अच्छी नहीं है तो वो पहली बात तो ये है कि वो रिटन में भी कम्युनिकेशन वो प्रॉपर नहीं लिख सकेगा चीज़ें, और अगर रिटन में जैसे तैसे होके पास हो भी गया तो वो आगे इंटरव्यू में पास नहीं हो सकेगा। तो कम्युनिकेशन स्किल जो है ये यूँ समझे कि मस्ट है, एक ऐसा ही प्री रिक्विजिट है सीएसएस के लिए जो बच्चे में ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि इन्हीं बच्चों ने जैसे
सीएसएस के बाद सिविल सर्वेंट बनना है तो इन्होंने पब्लिक को फेस करना है, इन्होंने मीडिया को फेस करना है। अगर इन बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगी तो ये पब्लिक को भी नहीं फेस कर सकेंगे, मीडिया को भी नहीं फेस कर सकेंगे, ठीक है। तो ये तो मस्ट है चीज़। सेकंड जो चीज़ है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग आजकल जो हमारे बच्चे या जनरेशन आ रही है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि इनमें बिल्कुल ना होने के बराबर है, क्योंकि वो ये जो सोशल मीडिया और चैट जीपीटी जो है ना, इसने ये चीज़ ही उनकी ये एबिलिटी ख़त्म करती जा रही है ये चीज़। तो क्रिटिकल थिंकिंग होगी आपकी ज़्यादा रीडिंग से होगी। जब आप रीडिंग ही नहीं करेंगे तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप होगी? तो वो क्रिटिकल थिंकिंग जो है, इवन पेपर रिटन के पेपर्स जो है जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें इवन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें वो आपसे डिमांड करता है कि आपको क्रिटिकली इसका एनालिसिस करें। तो वो बच्चों ने अगर रीडिंग नहीं की होगी, उनकी अपनी थिंकिंग डेवलप नहीं हुई होगी, तो वो उन क्वेश्चंस को ही आंसर नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों मस्ट चीज़ें हैं बच्चों के लिए। मुझे अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ अगर बात कहें एआई का दौर है या डिजिटलाइजेशन या ये सब, तो मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ कि एआई बनाने वाले जो हैं वो भी ह्यूमंस ही वो भी हैं, और ह्यूमन माइंड जो है उसकी कोई रिप्लेसमेंट उसकी नहीं कोई है। रिप्लेसमेंट, बिल्कुल ऐसे ही कोई तो ये रिप्लेसमेंट। सारा कुछ, ये क्रिएटिविटी किसी एक दिमाग की है, तो जिसकी वजह से मार्केट में ये सब चीज़ें आई और इतनी आसानियाँ पैदा हुई हैं यकीनन। और वो जैसे आपने बात कही ना कि वो सारी पीछे ह्यूमन इन्वॉल्व है एआई में, बिल्कुल। और उसमें अगर आप देखें ना तो उसमें इवन चैट जीपीटी पे भी बहुत सा ऐसा डाटा होता है जो गलत दिया हुआ होता है, बिल्कुल false जिसकी वो information है। फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। डाटा जो आप वहाँ से फैक्ट्स एंड फिगर्स उठाते हैं वो गलत दिए होते हैं, वो भी क्योंकि किसी ह्यूमन ने ऐड किया हुआ ना, बिल्कुल। ठीक है ना। तो वो फिर वो अगर आप चैट जीपीटी से वही डाटा उठा के लिखेंगे तो जो एग्जामिनर है वो उसको तो सही डाटा पता है, बिल्कुल। तो वो तो फौरन आपको वो उसको आइडिया भी हो जाएगा कि वो आप वहाँ से चीज़ें उठा रहे हैं, और बिल्कुल। वो फौरन आपको फेल करेगा इस चीज़ को। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। सर, वक्त के साथ साथ सिविल सर्विसेज जो है उसके जो किरदार हैं उनमें तब्दीलियां आई हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं वो आगे जाके क्या क्या चैलेंजेस जो हैं वो फेस कर सकते हैं? आजकल जो मेन चैलेंजेस सिविल सर्विस फेस कर रहे हैं और या आगे फ्यूचर में भी करना है, वो एआई है। एआई और ये जो सोशल मीडिया है और इसका प्रॉपर यूज़ है कि वो इसको कैसे अपनी सर्विसेज में यूज़ करके इसको इससे बेनिफिट दे सकते हैं लोगों को। क्योंकि जो हमारे पुराने सिविल सर्वेंट्स हैं जो आज से 30 साल पहले जिन्होंने सीएसएस किया है, वो अब आउटडेटेड है। अब जो न्यू चीज़ें आ रही हैं वो उनसे फेमिलियर नहीं है, एआई से वो फेमिलियर नहीं है। बल्कि कुछ तो ऐसे भी सिविल सर्वेंट्स हैं जो अभी तक कंप्यूटर से भी वो एलर्जिक है, वो उसको भी नहीं यूज़ करते, तो वो आउटडेटेड है। अब जो रिसेंट सिविल सर्वेंट्स आ रहे हैं वो भी आ तो रहे हैं, वो फेमिलियर तो हैं इन चीज़ों से, लेकिन उनको भी अभी ट्रेन करने की ज़रूरत है कि वो एआई को कैसे सिविल सर्विस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब क्योंकि बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं जिनको अगर आप जो है वो सोसाइटी को दें तो वो बड़े अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं उसके। तो सिविल सर्वेंट्स को जो है, जो अभी मेन चैलेंजेस उन्होंने फेस करना है, सोशल मीडिया का प्रॉपर यूज़, और दूसरा जो है वो एआई का यूज़ जो है उसको वो कैसे प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर सकता है। बिल्कुल, मतलब आपका कहने का मतलब है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी हाँ, जो है उसको इस्तेमाल उसको करना अब वो है। जो आपके डेवलप कंट्रीज़ हैं हमारे, वो यूके है, यूएसए है, वहाँ पर सब एआई के ऊपर चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं। बिल्कुल। जबकि हम लोग जो है अभी तक वो स्टिल जो है वो 1947 के पहले वाले सिस्टम जो है वो अभी तक चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, या वो ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम चल रहा है, वो चल रहा है। सर, कोई ऐसी स्टोरी थ्रू आउट योर करियर, आपको मतलब 20 साल हो गए, तो कोई एक ऐसे कैंडिडेट की स्टोरी जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो और आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? इसमें सर स्टोरीज तो बहुत सी हैं, लेकिन मैं जस्ट एक स्टोरी आपको रिटन की बताता हूँ और एक इंट्रो की बताता हूँ। ये दोनों स्टोरीज जो है रिटन में 2009-10 की 9 की बात है कि एक स्टूडेंट हमारे पास सिंध से आया, लाड़काना से, मैं नाम नहीं लेता उनका। तो वो सीएसएस की तैयारी के लिए आया हमारे पास। तो वो जब वहाँ से बाई ट्रेन आया तो पूरे गांव वाले उसको ना ट्रेन पे छोड़ने आए कि ये अभी अफसर बनने जा रहा है, तो आगे ये अफसर बन के निकलेगा। खैर वो जब यहाँ पर पहुँचा तो हम लोग जैसे ही एकेडमी में बच्चे आते हैं तो हम उनसे टेस्ट लेते हैं। तो हमने उससे टेस्ट लिया कि हमने टेस्ट इसलिए लेते हैं कि उसका लेवल हमें आइडिया हो जाए बच्चे का। तो खैर हमने जब उसका लेवल चेक किया तो वो लेवल यूँ समझे कि वो शायद मैट्रिक का भी लेवल नहीं था, कि उसकी जो उसने 1-2 पैराग्राफ लिखे और उसमें एक सेंटेंस भी सीधा नहीं था। तो हमने उसको कहा कि भाई आप वापस चले जाएं, आप अपना टाइम भी ज़ाया करेंगे और पैसे भी ज़ाया करेंगे। तो लेकिन वो बज़िद था, उसने कहा कि नहीं, मैं अब पूरे गांव वाले मुझे छोड़ने आए और अब मैं तीसरे दिन वापस चला जाऊं तो वो तो मेरी बेइज्जती है सीधी सीधी। ठीक है, मैं तो बड़ा प्रोटोकॉल वहाँ से लेके आया हूँ। खैर उसमें ना उस बच्चे में 1-2 चीज़ें बड़ी ख़ास थी। वो जो बहुत कम होता है, वो कमिटेड था और कंसिस्टेंट था।
उसने जब ये कहा कि मैंने वापस नहीं जाना, मैंने इधर ही रहना है, तो हम लोग 3-4 टीचर्स बैठे हुए थे, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि इस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं इस बच्चे पे। अब ये 0 पे है बच्चा हमारे पास ठीक आया, है। तो हम देखते हैं कि अगर ये बच्चा इसके ऊपर एफर्ट करते हैं, अगर ये बच्चा सीएसएस कर गया तो इट मीन कि हर कोई कर सकता है। बिल्कुल। ठीक है, तो वो लकीली वो हमारे हॉस्टल में था, तो हॉस्टल में 2 से 3 टीचर्स वहाँ पर रहते थे। तो उनमें से जो है उन टीचर्स ने उससे ना उन्होंने उसको कहा कि आपने पढ़ना-शढ़ना कुछ नहीं है, आपने सिर्फ लिखना है और हमें चेक करवाना है। ठीक है। ठीक है, और उसने क्या किया कि वो सुबह 8 बजे 1 पेज लिखता, सारा दिन वो लिखता, टीचर उधर ही होते, उससे वो चेक करवाता। अब उसकी लैंग्वेज बहुत पुअर थी, वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो उसको थोड़ी बहुत चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई, तो आफ्टर 1 मंथ जो है उसकी लैंग्वेज जो है अच्छी खासी इम्प्रूव हो गई। अब उसने 2010 की पहली अटेम्प्ट ली, तो उसने पूरा कोई 7-8 महीने सिर्फ इंग्लिश राइटिंग को सीधा करने में लगाए। तो वो जब रिजल्ट आया तो बड़ा एस्टॉनिशिंग था कि उसकी इंग्लिश दोनों पास थी और बाकी सारे सब्जेक्ट फेल थे। ठीक है, अब फेल उसका रीज़न ये था कि उसने सिर्फ वो 7-8 महीने इंग्लिश को सीधा करने में उसकी लगाया, बाकी डेडिकेशन ही इंग्लिश हाँ, पे थी। उसने बाकी सब्जेक्ट्स को हाथ ही नहीं लगाया। तो 2011 में वो सीएसएस कर गया लड़का। ठीक है, उसके ऑप्शनल भी कवर हो गए, क्लियर हो गए, और दूसरी अटेम्प्ट में और वो सीएसएस भी उसका कंप्लीट क्लियर हो गया, और वो ऑडिट एंड अकाउंट्स में उसकी एलोकेशन हो गई। अब वो ये एक ऐसी एग्जांपल है कि जो हम जब भी बच्चों को देखते हैं, तो वो अगर हम किसी को कहें कि आप नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल में ये उस बच्चे के साथ ज्यादती है। बिल्कुल। ठीक है, और ये ऐसी एग्जांपल है कि जिसमें मैंने तो उसके बाद ये सोचा है कि अब हम कोई भी बच्चा जो 0 पे भी है, वो भी अगर कमिटेड है और कंसिस्टेंट है, तो वो इसको कर लेगा। ये कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है कि जिसके लिए जो है वो आपको कोई 10 साल लगाने पड़े या 8-7 साल लगाने पड़े। अगर आप सही डायरेक्शन में एफर्ट कर रहे हैं और सही मेंटोरशिप के अंडर एफर्ट कर रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह वो कर जाते हैं। जी बिल्कुल। और इसमें जो एक चीज़ सबसे इस स्टोरी में अच्छी है कि हमें जो पता चलता है कि हमें स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए जो नेम कॉलिंग करते हैं हाँ, टीचर्स, वो नहीं करनी चाहिए, वो कि नहीं, हमें बिल्कुल जज नहीं करना नहीं। चाहिए कि वो किस चीज़ में अच्छा है और किस चीज़ में नहीं। और मेरे ख्याल से वो पहले जो उसमें वो उसके जो सब्जेक्ट्स फेल हुए, वो जस्ट बिकॉज़ क्योंकि उसने अपना पूरा 100% दिया ऑन इंग्लिश, इंग्लिश को क्लियर और उसके बाद फिर उसने वो बाकी बाकी कोर्सेज सब्जेक्ट्स जो है को वो कवर सेकंड अटेम्प्ट में उसने एक अपने प्लानिंग के क्लियर थ्रू किए। की, उसको पता था हाँ, कि मेरी ये चीज़ वीक है। वीक है। ठीक है ना, उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। प्रॉब्लम ये भी है कि बच्चे अपने वीकनेस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। बिल्कुल तो ऐसा है। लेकिन उस बच्चे ने एक्सेप्ट किया और उसने जो चीज़ें टीचर गाइड करते रहे उसको वो फॉलो करता रहा, और एट द एंड वो पहले साल नहीं हुआ, दूसरे साल में वो हो गया, वो मतलब पुलिस में हो गया। वो उसके गाँव वाले जो पूरी हाँ, ट्रेन हाँ, भर के उसको छोड़ने के लिए आए थे, वो ज़ाया नहीं गया। वो ज़ाया नहीं गया, वो ज़ाया नहीं बिल्कुल गया, वो ज़ाया नहीं वो गया। ज़ाया नहीं गया। फिर इंटरव्यू की एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ जी, कि इंटरव्यू ज़रूर। में एक बच्चा इंटरव्यू देने, ये भी थोड़ी पुरानी बात है, 7-8 की बात है। तो उस वक्त गुलजार जमशेद कियानी साहब लेफ्टिनेंट जनरल थे, वो थे चेयरमैन थे एफपीएससी के। तो वो बच्चा इंटरव्यू देने के लिए गया, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि भाई आप सीएसएस क्यों करना चाहते हैं। तो उस बच्चे ने कहा कि मैं आपको सच बताऊंगा कि मैं सीएसएस क्यों करना चाहता हूँ। उसने कहा कि मेरे गांव में एक चौधरी है, वो हर दूसरे दिन मेरे बाप को बुला के जलील करता है। ठीक है ना, तो मैं सिर्फ सीएसएस इसलिए करना चाह रहा हूँ कि मैं उस चौधरी को आप बुला के जलील करूँ। ठीक है, उसने सीधी बात बताई, और ये चीज़ उनको अच्छी लगी, और उसकी जो है वो बच्चे को अच्छा स्कोर मिला और वो पुलिस ग्रुप में एलोकेट हो गए। ठीक है ना, तो ऐसे भी मीन क्या है कि आप जो है जब हाइड नहीं करना होता इंटरव्यू में भी चीज़ें, जो चीज़ें जिस पर्पज़ के लिए आप आए आप उनको बताएंगे, तो वो ज़्यादा अप्रिशिएशन उसमें मिलेगी, बजाय इसके कि आप चीज़ों को हाइड करके या मोल्ड करके उनको बताएं चीज़ें। हाँ, मतलब उसने सीधा बताया कि उसको पावर चाहिए। हाँ, उसको पावर चाहिए। वो लोगों को शो करने के लिए जो कि अपने जो से नीचे तबके के लोगों को दबाते हैं। दबा रहे हो, तो बिल्कुल, बिल्कुल पाकिस्तान में ये कल्चर है, ये बिल्कुल कल्चर है। है। और मुझे लगता है कि उनकी पुलिस में एलोकेशन के वो बाद वो फिर यकीनन उसने वो जो किया। वडेरे हैं वो दब गए होंगे। बिल्कुल ऐसे। तो हर एक के पीछे ना डिफरेंट मोटिवेशन है बच्चों के पीछे। कोई जो है वो सोसाइटी से डिसहार्ट होके आए हुए होते हैं, कोई एजुकेशन से डिसहार्ट होके आए होते हैं, कोई जॉब ना मिलने की वजह से आ रहे होते हैं। तो डिफरेंट वो रीजंस होते हैं बच्चों के पीछे। कोई ना कोई मोटिवेशन लेवल बच्चों के पास होना ज़रूरी है इसमें। ये भी ताकि वो, ये एक लेंथी प्रोसेस है, सीएसएस टाइम टेकिंग प्रोसेस है। 6-7 मंथ की प्रिपरेशन है, फिर उसके बाद रिजल्ट का वेट है, फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन है, फिर उसके रिजल्ट का वेट है। तो इसमें अगर बच्चे के पास मोटिवेशन ना हो तो वो बहुत, ये क्योंकि लेंथी प्रोसेस होने की वजह से ना वो बच्चा बहुत सी स्टेजेस पे आकर डिसहार्ट होना शुरू हो जाता है। तो अगर वो मोटिवेटेड हो, उसके पास एक कोई मोटिवेशन हो, तो वो फिर एटलीस्ट उस स्टेज से पास हो जाता है और उसको वो आगे फाइनल स्टेज तक लेके जा सकता है वो चीज़ों। जी सर, मेरा एक सवाल है आपसे, और वो ये सवाल है कि हमारे काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स
जो कि डिग्री करने के बाद जिनको ये लगता है कि उनका ग्रेड या उनका सीजीपीए इतना अच्छा नहीं है या वो टॉपर नहीं है, तो वो सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम है वो नहीं पास कर सकेंगे या उसकी तैयारी अच्छे से नहीं कर सकेंगे, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें सर जो मेन चीज़ है वो देखें, जो यूनिवर्सिटी की डिग्री है ना, वो सिर्फ आपको एलिजिबल कर रही है कि आप इस एग्ज़ाम में अपीयर हो। चाहे आपकी जो डिग्री है वो 45-46% पे ही क्यों ना हो, तो वो उसका सिर्फ वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो फिल करेगी। बाकी सीएसएस में इवन अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं तो वो भी हमने देखा है कि वो बुरी तरह बच्चे फेल हो जाते हैं, और इवन वो क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं गोल्ड मेडलिस्ट होने की वजह से वो फेल, वो जबकि ऐसे बच्चे जो सिंपल जिनकी 46-47%, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी कि 51% वाला बच्चा जो था उसने सीएसएस करके 14th पोजीशन ले ली। तो जैसे ही डिग्री आपकी कंप्लीट होती है वो सिर्फ आपको एलिजिबल करती है इस एग्जाम में, फिर आगे इस एग्जाम की सारी डायनामिक्स अपनी है, हर चीज़ जीरो से शुरू होनी। तो इसलिए जो पीछे डिग्री है उसका कोई रोल नहीं है सीएसएस में, और उसके मार्क्स का भी कोई रोल नहीं है आपके सीएसएस में। ना ही अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट है उसके कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, आप सिंपल बीए हैं उसके कोई आपके मार्क्स की डिडक्शन नहीं है, वो सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो आप फिल करते हैं, और बाकी हर कोई फिर जीरो से इस चीज़ को शुरू करता है। वो ये भी हो सकता है कि बीए वाला अच्छी पोजीशन ले जाए और गोल्ड मेडलिस्ट वो बुरी पोजीशन पे है या फेल हो चुका हो, तो वो इसकी रिक्वायरमेंट्स इस एग्ज़ाम की पूरी करेगा, वही जो है वो इस एग्ज़ाम को पास कर सकेगा, वहीं इस एग्ज़ाम में अच्छी पोजीशन ले सकेगा। यूनिवर्सिटी में पहले बताया जैसे कि वो सिर्फ आपको एक डिग्री दे रही है जो आपको एलिजिबल कर रही है इस एग्ज़ाम के लिए। डिग्री का रोल नहीं है, यूनिवर्सिटी का रोल मैंने जैसे बताया कि वो ज़रूर है, क्योंकि वो आपकी पर्सनैलिटी को बिल्डअप करता है। बिल्कुल, यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट यकीनन मैटर करता है, क्योंकि स्टूडेंट जो है उसकी पर्सनैलिटी डेवलप ही आपकी यूनिवर्सिटी के एनवायरनमेंट से होती है। एंड हम लोग इस पे बहुत फोकस भी करते हैं हमारी यूनिवर्सिटी में। इकरा यूनिवर्सिटी में अगर आप देखें तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो पर्सनालिटीज़ डेवलप होती हैं इस यूनिवर्सिटी में आने के बाद, वो बाकी जो इदारे हैं उनसे बहुत फ़र्क हैं। बिल्कुल। और हमारा स्टूडेंट जो है वो अप टू डेट है, और उनका जो नॉलेज है वो भी अप टू डेट है, और उसके अलावा उनकी पर्सनालिटीज़ जो हैं वो निस्बतन बाकी जो इदारों के स्टूडेंट्स हैं उनसे मुनासिब हैं, बेहतर हैं। डॉक्टर साहब, आखिर में मेरा ये आखिरी सवाल आपसे, मैंने काफ़ी वक्त लिया, और मेरा आखिरी सवाल है कि हमारे जो इकरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे जो अपने वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के लिए और हमारे मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या एक बात कहना चाहेंगे? उनको मेरा जो मशवरा है वो ये है कि ड्यूरिंग स्टडी जो है वो सिविल सर्विसेज के बारे में एक तो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन लें, और दूसरा जो है अगर आप लोग प्लान करते हैं सिविल सर्विसेज का ड्यूरिंग स्टडी जो है, तो वो एक अच्छा मीन के है आपका जो है प्लान है, उसमें आप स्लो एंड स्टडी चीज़ों को लेके चलते हैं और उसमें तैयारी भी हो जाती है। इस चीज़ को ज़हन से निकाल दें कि आपकी डिग्री किस सब्जेक्ट में, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी माशाल्लाह इकरा यूनिवर्सिटी का जो मैंने नाम सुना हुआ है वो इतने अच्छे, हमारे पास बच्चे आते भी हैं, वो पढ़ते भी हैं, वो पास भी होते हैं उनमें से, वो बड़ा एक अच्छा आप लोगों ने इन्वायरमेंट दिया हुआ है यहाँ पर। एक बच्चे बड़े ओपन माइंड वाले बच्चे आते हैं वो, तो इन्वायरमेंट उनको बहुत अच्छा मिला हुआ है यहाँ पर। उनको मेरा मशवरा यही है कि यूनिवर्सिटी की चीज़ों से मैक्सिमम फ़ायदा उठाएँ, जो प्रोफेसर्स हैं, जो टीचर्स यहाँ पर एक्सपीरियंस हैं, उनसे डिस्कशन करें, अपने सब्जेक्ट्स की डिस्कशन करें। अगर कोई सब्जेक्ट आपको वीक नज़र आ रहा है कि आपने सीएसएस में वो पढ़ना है, तो उसको अभी से तैयार करना शुरू करें। फिर अच्छा लिटरेचर पढ़ें, अच्छे नावल पढ़ें, जो बेस्ट सेलर नावल्स हैं उनको पढ़ना शुरू कर दें, अच्छी बुक्स पढ़ना शुरू कर दें, ताकि आपका एक जनरल विजन जो है वो ब्रॉड होना शुरू हो जाए, वो डेवलप होना शुरू हो जाए। जैसे ही आपकी डिग्री कंप्लीट और साथ ही आपकी प्रिपरेशन भी कंप्लीट हो और आप पेपर दें। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत अच्छा मशवरा दिया, और यकीनन जो हमारे स्टूडेंट्स इस टाइम पे हमारी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो यकीनन इस चीज़ को जो है अपने जो है शामिल करेंगे अपने जो स्टडीज़ हैं उसके अंदर, और सीएसएस की भी इंफॉर्मेशन वो टाइम टू टाइम लेते रहें, और अपने स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने टीचर्स से भी राब्ते में रहें ताकि कुछ बेहतरी की तरफ वो आ सकें।
और सर बिल्कुल आखिर में मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि काफ़ी ऐसी चीज़ें जो कि हमें लगता था कि बड़ी चैलेंजिंग हैं, बहुत मुश्किल हैं, या मतलब सिविल सर्विसेज़ की स्टडीज़ भी बहुत मुश्किल होंगी, मतलब अक्सर लोगों ने तो इसको रॉकेट साइंस ही बना लिया नहीं, है। बिल्कुल, बिल्कुल लेकिन आपसे डिस्कशन करने के बाद और जो लोग हमें देख रहे हैं उनको ये आइडिया होगा कि चीज़ों को अगर आप डिसिप्लिन में लेके चलें, अच्छे तरीके से लेकर चलें, तो आप कुछ भी अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं। कर जो सकते आपके ख्वाब हैं वो आप पूरे कर सकते हैं। और हमारे जो यूथ हैं जो कि पाकिस्तान को सर्व करना चाहते हैं, मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं, तो यकीनन वो ये सब जो बातें आज आपने हमें इन्फॉर्मेशन दी है ये फॉलो करके वो अपने मुल्क जो है उसको सर्व कर सकते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपने मुझे जो है वो यहाँ पर टाइम दिया इसको चीज़ों को एक्सप्रेस करने में। आई एम हाईली ग्रेटफुल। और मेरी विश है कि अगले साल मैक्सिमम जो है वो यूनिवर्सिटी जो इकरा यूनिवर्सिटी है यहाँ से बिल्कुल। बच्चे जो हैं वो पास हों, सीएसएस करें। तो बेस्ट विशेज़ है हमारी इकरा यूनिवर्सिटी के लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो हाईली ग्रेटफुल कि आप लोगों ने हमें इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स सर। बस थैंक यू।